हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ हमारा क्या होता है ना, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। जिसके बाद हमने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब हमारा थर्ड चार्ज, अभी तो हम दो चार्ज के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन जब हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। टू इलेक्ट्रॉन्स are separated by a distance of 1 mm. Find net repulsive force on it. देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm. फाइंड नेट रिपल्सिव फोर्स ऑन इट। अब देखो हमें कैसे पता चला कि रिपल्सिव फोर्स लग रही है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी टू इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सेम चार्ज। और जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ का फंडामेंटल रूल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे कैसे है, टू इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लाइक चार्ज है, सेम पोलैरिटी के है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इन दोनों की वजह से क्या फोर्स लगी हमारी, रिपल्सिव फोर्स। वो कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 mm। तो देखो हम सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन कितना इजी क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 इजकल टू Q2, दोनों चार्ज इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो Q1 Q2 हमारा किसके इक्वल आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो R की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1 mm। 1 mm 1 mm को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर। देखो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो कूलम हमारा 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। 1 पिको कूलम हमारा 10⁻⁻12 कूलम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर हमारा 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है ना। तो ऐसे हमें पता होने चाहिए कि कितनी यूनिट का कन्वर्जन हम मीटर में करें तो क्या वैल्यू आती है। तो 1 mm हमारा 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। F इजकल टू, अब देखो K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी है ना। K के क्या वैल्यू होती है, कि हमारा कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन क्या ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं। क्यों? क्योंकि K हमारा नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया था। लेकिन K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, K की जगह 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 हमारे इक्वल है कितने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर यानी 10⁻⁻³ का स्क्वायर। देखो यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने कि हमें पता है कि F इजकल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होती है। तो हमने क्या किया कि Q1 Q2 हमारा किससे इक्वल था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। R हमें 1 mm गिवन था। अब 1 mm कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻³ यानी कि 1/1000। तो हमने यहाँ पे जस्ट ये जो फॉर्मूला था इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो F कितनी आ जाएगी हमारी, F इजकल टू देखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से ना, तो एक पॉइंट यहाँ से हटा, एक पॉइंट यहाँ से हटा, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा,
100, और ये 10⁻³ का स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ इंटू 10⁻3। देखो 10⁻³ था, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻+3, लेकिन स्क्वायर भी था इसलिए 10⁻³ इंटू 10⁻3। इसको हम सोल्व कर लेंगे। f = 9। अब देखो -19 कितना हो जाएगा, -38, यानी कि 10⁻38 इंटू यहाँ पे 10⁻9 थे, 10⁻3, 10⁻3, यानी 3 3 6, और 9 और 6 कितने हुए 15, यानी 10⁻15। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 38 में से 5 जाएंगे कितना आएगा 23। देखो 10⁻38 थी इंटू 10⁻15, दोनों को सोल्व किया तो क्या आंसर आया हमारा 10⁻23। लेकिन कैसा, माइनस का, क्यों, क्योंकि -38 था, है ना, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है प्लस माइनस में तो उसका साइन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻23। तो यहाँ पे हमने 10⁻23 लिख दिया। अब 16 इंटू 16 कितना होता है 256, 256, हमने यहाँ पे 256 लिख दिया, अपोन में 100। अब ये देखो 100 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 को कैसे लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं। जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻2 बनेगा, -23 ऑलरेडी था, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 इंटू 256 इंटू 10⁻25। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 2304 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। देखो 9 6 जा 54 सॉरी, तो 4 कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50, 0 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 18 और 5 23, तो 2304 इंटू 10⁻25 न्यूटन। या फिर यहाँ पे F = पॉइंट लगाना चाहो आप लोग तो पॉइंट लग के क्या आंसर आएगा 2.304 इंटू में 10⁻21 न्यूटन, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आंसर आ गया हमारा 2304 था, 10⁻25 न्यूटन था। अब देखो ये हमने क्या किया, ये 10⁻25 था ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया कि 2 अपॉन में 10⁻3, और 10⁻3 था तो हमने इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दी, सो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 आएगा। सो आंसर क्या आ गया हमारा F = 2.304 इंटू 10⁻22 न्यूटन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें क्या गिवन थे 2 इलेक्ट्रॉन गिवन थे, उनकी सेपरेशन की डिस्टेंस गिवन थी, हमने जस्ट वैल्यू को जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, रिपल्सिव फोर्स लगी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमने न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। आप लोग नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो नोट कर लिया, इरेज कर दूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो फॉर्मूले का ध्यान रखना है हमें, है ना, कि फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज करना है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चन करना है। देखो डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यहीं पर। देखो क्वेश्चन लिखो, 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी कि 2 अल्फा पार्टिकल्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell, in its outermost shell, separated by a distance of, separated by a distance of, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो, यानी कि सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस कितना गिवन है 8 पिकोमीटर, कितना गिवन है 8 पिकोमीटर, हैविंग डाइइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ऑफ मीडियम 81। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से कि 2 अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 2 अल्फा पार्टिकल। अब एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है। तो कितने अल्फा पार्टिकल की बारे में? 2 अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज यानी कि अगेन रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसे है? सेम है, सेम पोलैरिटी है। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 पिकोमीटर। अब 8 पिकोमीटर उसकी सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है। अभी मैंने बताया कि एक माइक्रोकूलम में, एक जो माइक्रोकूलम होता है, माइक्रोमीटर सॉरी, उसमें कितने डिस्टेंस होती है हमारी? 10⁻⁶। तो अभी हमारा क्या है? पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर में अभी बताया था मैंने आपको कितनी होती है? 10⁻⁻12। देखो पहले गिवन लिखो क्या क्या है सॉल्यूशन। 2 अल्फा पार्टिकल है यानी कि एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है हमारा? 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब ये एक अल्फा पार्टिकल पे होता है तो 2 अल्फा पार्टिकल है ना, 2 अल्फा पार्टिकल्स है तो 2 पे कितना हो जाएगा? इसका डबल। ये तो एक अल्फा पार्टिकल पे इतना चार्ज था तो 2 अल्फा पार्टिकल पे कितना हो जाएगा? इस एक अल्फा पार्टिकल का डबल 2 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू में, या फिर आप ऐसे ही ना इसको रहने दो, अभी मत लिखो, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे ना वैल्यू, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे कि एक अल्फा पार्टिकल पे इतना है, Q1 इंटू Q2 करेंगे तो इस वाले की नंबर की 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की इसकी मल्टीप्लाई अगेन इसी नंबर से करेंगे, तभी तो 2 अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमें निकल के आएगा। सेपरेशन की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी की है हमें? डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 पिकोमीटर। अब हमें पता है क्या कि एक पिकोमीटर पे कितना चार्ज होता है हमारा? 10⁻⁻12 मीटर। तो 8 पिकोमीटर पे कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इतना समझ आया? अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम 81 गिवन है हमें, इज 81। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारा? रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, यानी कि रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जब मैंने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाया आपको, मैंने तभी बता दिया था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज सेम एज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम 81 गिवन है। अब 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको किसका होता है? वाटर का, यानी कि हमें वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है कितना? 81। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है हमारा? रिलेटिव परमिटिविटी यानी ER की। कितना गिवन हमें? 81। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। अब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे रिलेटिव परमिटिविटी का, ER क्या होता है हमारा? E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो यही होता है E बाय एप्सिलॉन नॉट की रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, यानी कि जब हमने फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तब हमारी क्या वैल्यू आई थी? E बाई एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू निकल के आई थी E बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होगी, है ना। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ ये वाली चीज, तो मैं इसलिए यहाँ से रिमूव कर रही हूँ उसको। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि E0 इंटू में ER। देखो कितना सिंपल है ना, कि ER रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या था? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली, क्या आई? E0 इंटू में ER। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, F निकालेंगे, F ट्रिपल C, है ना।
F रिपल्सिव इन मीडियम। तो देखो मीडियम के अंदर जब हमारा, मीडियम भी कैसे है, हमारा लिक्विड है ना। 81 क्या होता है हमारा, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अब मुझे बताओ K की वैल्यू मीडियम के अंदर हम क्या लेते हैं, देखो सोच के बताना है। जब हम एयर के लिए ले रहे थे वैल्यू, तो एयर के लिए हमारी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन मीडियम में क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं कल के लेक्चर में बता चुकी हूँ। यूट्यूब पे टाइप करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2 पायलट द फिजिक्स, तो आ जाएगा, है ना वो लेक्चर, वहां से पढ़ लेना। तो देखो F रिपल्सन इन मीडियम निकालना है, तो कैसे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि मीडियम में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब F रिपल्सिव निकालेंगे, F रिपल्सिव, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ई नोट इंटू ई आर, यानी कि 1/4 पाई ई नोट इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू में 1/ER। देखो E की वैल्यू ई नोट और ई आर पुट कर दी मैंने। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन रहा है, फोर्स इन एयर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स का फॉर्मूला एयर के अंदर बन रहा है इनटू में 1/ER, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आएगा, F इक्वल टू, ये जो नंबर होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 9 इंटू 10⁻⁹ हमने पढ़ चुका है ना फर्स्ट लेक्चर में। इंटू में Q1 Q2, अब देखो Q1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू, फिर से यही, क्यों, क्योंकि Q2 भी अभी, तो 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन, अब देखो आर स्क्वायर करना है। अब आर की वैल्यू क्या है हमारी, डिस्टेंस कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर करना है हमें, है ना, आर स्क्वायर इंटू में 1/, ये ई आर है ना, इसको मत भूल जाए ना 1/ER। क्यों, क्योंकि जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू रखी थी ई नॉट इंटू ई आर, तो ई नॉट तो हमने यहाँ पे लिख लिया था ताकि के की वैल्यू बन जाए 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 1/ER। ER की वैल्यू कितनी की हमें, 81, यानी कि 1/81। अब इस 8 इंटू 10⁻⁻12 स्क्वायर, इसको आप कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करोगे ना, तो F की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1.7 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। इतनी फोर्स हमारी निकल के आएगी, फोर्स इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। देखो कैलकुलेशन है, जस्ट वैल्यू पुट करी थी है मैंने, कैलकुलेशन को सोल्व करना। अभी कैलकुलेशन को मैं सोल्व कर देती, लेकिन जो लेक्चर है वो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना, लेंथी हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है मैं अभी, तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इतनी सिंपल न्यूमेरिकल है ना, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, है ना, कि रेशियो फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम क्या होता है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब जब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है उसमें क्या चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि बाकी सब सेम था, लेकिन 1/ER यानी 1/81 कर दिया था हमने यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब आपको सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A charge Q is divided into two parts such that the net electrostatic force is maximum. Find
वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, कि ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो देखो हमें क्या बताना है कि एक चार्ज हमारे पास क्या Q, उसको हमने कैसे डिवाइड किया, दो पार्ट्स में, कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम, की जो हमारी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारी मैक्सिमम आए। तो देखो हम Q को कैसे डिवाइड करेंगे, Q का एक पार्ट मान लिया हमने x है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा Q माइनस एक्स, है ना, यही होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास Q की वैल्यू 15 कूलम होती, हमने एक को मान लिया 5 कूलम, तो दूसरा क्या होता 15 माइनस 5 यानी कि 10 कूलम। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमने क्या किया कि एक पार्ट को हमने x एज्यूम कर लिया, एक चार्ज को, दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस एक्स, फिर टोटल माइनस में जो हमने फर्स्ट एज्यूम किया था, यानी कि अब हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2। एक पे चार्ज कितना है x, दूसरे पे चार्ज कितना है Q माइनस एक्स, इतना चार्ज है। दोनों सेपरेट कितने डिस्टेंस से है, डिस्टेंस से सेपरेट है ना। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों चार्जेस की वजह से हमारी फोर्स कितनी लगेगी। तो आप देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा ना, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो देखो इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की क्या वैल्यू हमारी x, Q2 की क्या वैल्यू हमारी Q माइनस एक्स अपॉन में r स्क्वायर। इतना समझ आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k लिख सकते हैं ना इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने k लिख दिया। अब x q मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कोई टर्म आती है तो अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, तो k x q माइनस में x स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम। हमें इस चार्ज Q को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब हम मैथ्स में सोल्व करते थे मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, जब हमारा y फंक्शन ऑफ x होता था, तब हम मैक्सिमा की वैल्यू कैसे निकालते थे, मैक्सिमा की वैल्यू कैसे निकालते थे, dy बाई dx को हम किसके इक्वल पुट कर देते थे, 0 के इक्वल पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे f है फंक्शन ऑफ x, y की जगह यहाँ पे f आ गया, तो हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, df बाई dx, और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इतना समझ में आया कि जब हमारा y फंक्शन ऑफ x होता था और हम मैक्सिमा की वैल्यू निकालते थे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देते थे, 0 के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे f है हमारा फंक्शन ऑफ x, तो df बाई dx को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 पे, तो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो हम df बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस f की वैल्यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखो k बाई आर स्क्वायर, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट, तो k बाई आर स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब आप लोग मुझे ये बताओ एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अलग से करके दिखा देती हूँ मैं, d बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यू का। तो देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू में q, क्योंकि q हमारा एज ए कांस्टेंट रेट होगा तो q एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1 आता है ना। और अगर हमें 1 का भी डिफरेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ये आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा ये तो, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, इस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना है हमारा, क्यू आया माइनस, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो
एक्स के का डिफरेंशिएट कैसे होगा, पावर हमारी आगे आ जाती है, पावर हमारी आगे आ गई, ये 2 है आगे आ जाता है और पावर में एक कम कर देते हैं 2 - 1। देखो पावर हमने क्या की, आगे लेके आए 2 आ गया, पावर में एक कम किया, एक्स स्क्वायर था तो x2 - 1 आया और d/dx ऑफ x कि हमने क्या किया, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आती है, पावर में एक कम होता है और d/dx जो फंक्शन गिवन होता है उसका, तो देखो 2x की पावर 1 हो जाएगी यहाँ से और d/dx ऑफ x क्या आएगा 1, अभी पढ़ा था हमने, तो क्या है 2x, यानी कि q - 2x, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई df/dx की। अब हमें इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, तो कर दो 0 के इक्वल पुट, तो यहाँ से क्या आएगा q - 2x = 0, यानी कि q = 2x और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी q/2, कैपिटल q/2। तो हमारी फर्स्ट चार्ज क्या हो गया हमारा, फर्स्ट चार्ज = q/2 और सेकंड चार्ज क्या होएगा हमारा, सेकंड चार्ज क्या है हमारा q - x, यानी कि q - q/2, ये भी कितना आएगा q/2, कि दोनों चार्जेस कैसे हो हमारे इक्वल हो, तो तब हम वहां से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि हमें क्या किया, दो चार्जेस उनकी नेट हमारा q था, एक x था, तो सेकंड क्या हुआ हमारा q - x, यहाँ पे हमने क्या किया q1 q2 की जगह वैल्यू उसको पुट कर दिया। इसके बाद 1/4πε0 हमारी k की वैल्यू होती है कि x3 - x3/r² आएगा। अब हमें पता है कि जब हमारा y फंक्शन ऑफ x होता है तो मैक्सिमा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, dy/dx = 0 पुट करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, df/dx को भी किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया, सोल्व कर लिया तो दोनों चार्जेस की हमारी वैल्यू आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो सारी जो आज की न्यूमेरिकल है वो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स जो पढ़ी उसके ऊपर बेस्ड है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो कंसेप्ट पढ़ा हमने उसके ऊपर बेस्ड है, और एक कंसेप्ट है कि थर्ड चार्ज आ जाए, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो उन दोनों चार्जेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है ना। तो आज हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है ना, हमारे पास क्या गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, चार्ज कितना है q q q, तीनों पे चार्ज कितना गिवन है हमें q q q, साइड हमें कितनी गिवन है तीनों की a a a है ना। इसको मान लो हम a पॉइंट, इसको मान लो आप लोग c पॉइंट, इसको मान लो आप लोग b पॉइंट, यानी कि ए बी सी हमारी कैसी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि सारे जो एंगल है वो कितने हैं 60 डिग्री ईच है ना। टोटल एंगल कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में 180 डिग्री, तो ईच एंगल कितना हुआ 60 60 60। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, कि जो हमारा वर्टेक्स सी पे यानी कि सी पे जो हमारा चार्ज क्यू रखा हुआ है इसके ऊपर ए पे रखा हुआ चार्ज और बी के ऊपर रखा हुआ चार्ज, इनकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, तो हमें एफ नेट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्यू और क्यू सेम चार्ज है, जब सेम चार्ज होता है हमारा सेम पोलैरिटी का तो कैसी फोर्स होती है हमारी रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इस क्यू की इस क्यू पे कैसी फोर्स लगेगी रिपल्सिव फोर्स है ना। एफ किसकी वजह से लगी है सी पे ए की है ना। ऐसे ही इस वाले चार्ज की जो बी पे रखा हुआ है इस वाले चार्ज की इस वाले चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगी, इसको धकेला गया बाहर की तरफ है ना। तो ये कौन सा है एफ ऑन सी, किसकी वजह से बी की वजह से। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा कि एफ सी बी और एफ सी ए, इन दोनों के बीच में हमारा कितना एंगल बनेगा। देखो सोच समझ के बताना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री है ना। अब एफ सी बी और एफ सी ए की वजह से हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे
सी बी की वजह से फोर्स निकालेंगे ना, एफ सी बी की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो एफ सी बी की वजह से जब हम फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्केयर। आर क्या है हमारा यहाँ पे ए, और Q क्या है हमारा, Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q, तो Q Q आ जाएगा अपॉन में ए स्केयर। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 हमारा क्या है, प्लस Q प्लस Q, सेम ही चार्ज है, तो Q Q यानी कि के Q स्केयर बाई में ए स्केयर। अब हम एफ सी ए निकालेंगे। एफ सी ए भी हमारा क्या आएगा, Q के Q1 क्या हो जाएगा इस केस में, है ना, सी ए और सी बी, सॉरी ये था हमारा सी ए और ये हम क्या निकाल रहे हैं, सी बी। देखो ये सी ए था ना, ए और सी, अब हम सी बी निकालेंगे। देखो सेम ही फोर्स आएगी, क्यों, क्योंकि तीनों चार्जेस हमारे कैसे हैं, इक्वल है, तीनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सेम है, तो हमारी जो एफ सी और एफ सी बी की वैल्यू है सेम ही आएगी। कैसे, देखो के, अब Q1 क्या हो जाएगी इस केस में Q, Q2 क्या हो जाएगा इस केस में Q अपॉन में सेपरेशन की डिस्टेंस कितनी है a, यानी कि a स्क्वायर, यानी कि सेम ही आया ना, k Q स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि एफ सी ए इजकल टू में एफ सी बी इजकल टू में k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे लिखने में, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा है ना कि तीनों चार्जेस हमारे कैसे है, इक्वल है, सेपरेशन की डिस्टेंस कैसी है हमारी, इक्वल है, तो फोर्स भी दोनों पे लगने वाली कैसी है, इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखो नेट फोर्स निकालेंगे हम, ऐसे हमारा क्या जा रहा है एफ सी बी, ऐसे हमारा क्या जा रहा है एफ सी ए, दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल है, एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स कैसे होगी, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच से जाएगी, है ना, एफ नेट इन दोनों की कैसे जाएगी, बीच से। देखो एक फोर्स जा रही है उधर बिल्कुल सामने, एक जा रही है ऐसे नीचे की तरफ धकेल रही है, तो जो दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स है कैसे जाएगी, सेंटर से होके पास होगी, यानी कि एफ सी बी ऐसे फोर्स लग रही है, एफ सी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों की वजह से फोर्स लग रही है हमारी, तो कैसे लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी, सेंटर की तरफ दोनों की वजह से फोर्स, तो एफ नेट निकालेंगे। तो ऐसे हम एफ नेट यानी कि एफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एफ रिजल्टेंट, देखो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं एफ रिजल्टेंट, रूट F1 प्लस में F2, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा, ऐसे निकालते हैं, है ना। एफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, ऐसे निकालते हैं। तो देखो एफ रिजल्टेंट, यहाँ पे वैल्यूज को आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो, F1 और F2 की वैल्यू क्या है, दोनों फोर्सेस कैसी है हमारी, इक्वल है, जिसको हमने क्या माना था, F माना था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F का स्क्वायर प्लस में F का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 और 2 यानी CA और CB दोनों कैसी है आपस में, इक्वल है, तो F का स्क्वायर प्लस में F का स्क्वायर प्लस में 2, अब यहाँ पे भी F1 F2 क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर। अब कोस थीटा की वैल्यू, अब मुझे बताओ थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है हमारे यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो एफ नेट हमारा क्या निकल के आया अंडर रूट 1 तो 1 F1 स्क्वायर प्लस में 1 F1 स्क्वायर प्लस में 1 F1 स्क्वायर, कितने F1 स्क्वायर हो गए, कितने F स्क्वायर हो गए 3F स्क्वायर। अब देखो एफ नेट, ये जो हमारा f है ये रूट से बाहर आ जाएगा, f रूट 3, ये हमारी f नेट निकल के आएगी। f की वैल्यू पुट कर दो आप लोग, f नेट क्या आएगा, f की वैल्यू क्या है हमारी k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 3, ये हमारी क्या निकल के आई नेट एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, कि सी वर्टेक्स पे हमारी ये एफ नेट निकल के आई। देखो किसी भी वर्टेक्स पे निकाल लो सेम ही आएगी एफ, क्यों, क्योंकि तीनों चार्जेस कैसे हैं हमारे
सेम है, तीनों की सेपरेशन की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो यदि आप बी और ए पे भी निकालना चाहोगे ना फोर्स एफ नेट, तो भी सेम ही निकल के आएगी। क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर इंटू रूट 3। तो देखो ये न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब जो क्वेश्चन कराऊंगी ना मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, क्योंकि अब तक इजी क्वेश्चन थे बोर्ड के लेवल के, वो हो चुके हैं, है ना। अब अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें। देखो लेक्चर छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि सारे जो न्यूमेरिकल्स है इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स पे बेस्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर समझ लेना, सारी साइड इक्वल है ना। ईच साइड कितनी गिवन है हमें, ए है ना। नाम दे दो स्क्वायर का, ABCD। स्क्वायर का हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। देखो चार्ज क्या गिवन है, ए पे चार्ज है Q, बी पे चार्ज है Q, सी पे चार्ज है -Q और डी पे चार्ज है आपका Q। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि आपको फाइंड करना है, फाइंड F net on the charge, find F net on charge placed at vertex C। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, उसमें तीनों चार्जेस कैसे थे, हमारे सेम थे, +Q। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो C पे हमें चार्ज निकालना है वो क्या कितना गिवन है, -Q। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या इस -Q, अगर यहाँ पे +Q होता तो क्या कुछ चेंज आता, तो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसके बाद पता चलेगा हमें। तो देखो -Q, अब इस वाले बी वाले चार्ज की वजह से सी पे कैसी फोर्स लगेगी, सोच के बोलना। यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, -Q, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी कैसे यहाँ पे अपोजिट है, तो Q और -Q की वजह से कैसी फोर्स लगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगी, यानी कि F on C ड्यू टू B कैसी फोर्स लगी, अट्रैक्टिव। वैल्यू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 देखो मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, है ना, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, FCP इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है Q, Q2 की भी मैग्नीट्यूड वैल्यू, यानी कि मोड के अंदर जो वैल्यू लेंगे, -Q क्या बन जाएगा, +Q। जब हम मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं उस केस में हम माइनस साइन का ध्यान नहीं रखते, हम केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को लिखते हैं केवल, यानी कि KQ अपॉन में सेपरेशन की डिस्टेंस कितनी है, A, यानी A स्क्वायर, यानी कि KQ स्क्वायर बाई में A स्क्वायर। अब ऐसे ही जो चार्ज D पे रखा हुआ है, इसकी वजह से आप लोग देखो Q, ये Q है, ये -Q है, तो सेम दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी कितनी, F on C ड्यू टू D, सेम उतनी लगेगी, KQ स्क्वायर बाई में A स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस केस में भी हम क्या है, फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं केवल, है ना, केवल उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, है ना। तो FCD इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई में A स्क्वायर है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस ये जो A है, इस A की वजह से C पे कितनी फोर्स लगेगी, हम बीच से एक लाइन है इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारा क्या बन गया, डायगोनल बन गया स्क्वायर का। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ये जो लाइन है ये स्क्वायर की डायगोनल बन गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ से देखो, ये ACD ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACD, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर, यानी बेस कितना गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब खाली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो इसके वहां जाके √2A स्क्वायर बन जाएगा।
यानी कि h की वैल्यू हमारी क्या आई a√2, यानी ये डायगोनल की वैल्यू हमारी क्या आई a√2, है ना। कुछ नहीं रटने का लिए समझने का है कि इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है। ऐसे इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पे कितनी लगेगी, सेम फोर्स लगेगी जितनी इस बी की वजह से सी पे लगी थी, उतनी ही डी की वजह से सी पे लगी है। लेकिन इस वाले चार्ज की ए वाले चार्ज की सी पे कितनी फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अब यहाँ पे a√2 हो चुका है। तो हम जब फाइंड करेंगे एफ सी पे ए की वजह से तो कितना आएगा के क्यू स्केयर, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि चार्ज कैसा है क्यू और क्यू है, तो क्यू स्केयर अपॉन, अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो हम डिवाइड में आर स्केयर लिखते हैं वो यहाँ पे क्या है a√2 का स्केयर, यानी कि के क्यू स्केयर बाई में ए स्केयर इंटू में 2। ध्यान से देखें तो ये चीज क्या है हमारी, हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये दोनों फोर्स जब हमारी इक्वल है तो एफ सी बी इजिकल टू एफ सी डी इजिकल टू में एफ, ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है हमारा के क्यू स्केयर बाई में ए स्केयर, इसके इक्वल है ना, कि एफ सी बी और एफ सी डी हमारे कैसे आए थे इक्वल आए थे, तो हमने किसके इक्वल मान लिया एफ के इक्वल। वैल्यू क्या है के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर, ये हमारा क्या है ए है, के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर, इस एफ की वैल्यू, यानी कि हम एफ बाई 2 लिख सकते हैं इसको। समझ में आया इतना। अब हमने एफ सी ए निकाल ली, एफ सी डी निकाल ली, एफ सी बी निकाल ली, तो इस चार्ज जो हमारा वर्टेक्स सी पे रखा हुआ है माइनस क्यू, इस पे कितनी टोटल फोर्स लग रही है बाकी तीनों चार्जेस की वजह से वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कि अब ध्यान से देखो आप लोग, ये है हमारा सी वर्टेक्स, ये हमारा बी वर्टेक्स, ये हमारा डी वर्टेक्स, है ना। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो हम क्या कर सकते हैं एफ नेट निकालने के लिए, इन दोनों की वजह से कितनी फोर्स लग रही है वो हम इसके नेट रिजल्टेंट से निकाल सकते हैं कि इसकी वजह से बी की सी पे और डी की सी पे फोर्स कितनी लग रही है। एक बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों पे फोर्स कैसे लगेगी, बिल्कुल बीच से पास होगी, है ना। 11th में हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कैसे लगेगी एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट फोर्स लगेगी। इस एफ रिजल्टेंट की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था 2-4 मिनट पहले आपको, रूट f1 का स्केयर प्लस में f2 का स्केयर प्लस में 2f1 f2 कोस थीटा, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एफ नेट निकाल लेंगे, किस किस की एफ नेट निकालेंगे बी डी, एफ नेट बी डी, है ना, कि बी और डी की कितनी फोर्स लग रही है सी पे, ये वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे रूट। अब मुझे बताओ F1 और F2 यानी कि B के ऊपर जो C के ऊपर जो C के ऊपर B की फोर्स लग रही है और C के ऊपर जो D की फोर्स लग रही है वो F1 और F2 है। F1 जो C पे B की फोर्स लग रही है, F2 जो C पे D की फोर्स लग रही है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल थी हमारी, FCB इक्वल टू FCD, जो हमने क्या एज्यूम की थी F, यानी कि F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी F स्केयर, F2 की भी क्या हो जाएगी F स्केयर, क्योंकि दोनों फोर्सेज हमारी कैसी है इक्वल है, प्लस में 2। अब F1 F2 है यानी कि F इंटू F करेंगे तो F स्केयर कोस। अब ध्यान से देख के बताना दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। वो केस हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का था जिसमें हमारा कोस कितना था 60 डिग्री। यहाँ पे कैसे दोनों परपेंडिकुलर है देखो, यानी कि 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। तो एफ नेट हम निकाल सकते हैं बी डी की वजह से, इस बी और डी की वजह से जो सी पे फोर्स लग रही है नेट, वो क्या हो जाएगी एफ स्केयर प्लस में एफ स्केयर, यानी कि 2f स्केयर प्लस में 2f स्केयर कोस 90। अब कोस 90 क्या होता है 0, 0 के मल्टीप्लाई एफ स्केयर इंटू 2 से करोगे तो क्या आएगा 0, यानी कि 0। अब एफ नेट बी डी की वजह से कितनी लग रही है फोर्स, एफ स्केयर है, रूट से बाहर आ जाएगा यानी कि एफ आ गया और रूट में क्या बच गया केवल 2, यानी कि हमारी नेट फोर्स क्या आ गई बीडी की वजह से एफ रूट 2। ये किन किन की वजह से आई है, जो चार्ज हमारा बी पे रखा हुआ था और डी पे रखा हुआ था, लेकिन ए पे रखा हुआ क्या हमने इसमें ऐड किया नहीं किया। तो अब हम
फाइनली जो हमारी एफ नेट ऑन सी ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड ड्यू टू चार्जेस है ना, चार्जेस है, ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए बी एंड डी, यानी कि एफ नेट हम निकाल रहे सी पे ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए बी डी, ए बी और डी इन पे रखे हुए चार्जेस की वजह से सी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, इक्वल टू एफ, देखो इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स अभी निकाली एफ रूट टू प्लस में इसकी वजह से इस पे लगने वाली फोर्स हमने निकाली थी, क्या आई थी वो हमारी एफ बाई टू, यानी कि एफ बाई टू। तो एफ को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम एफ को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रूट टू प्लस में 1/2, इस एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ की वैल्यू यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस में 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारी नेट फोर्स की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस में 1/2, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर रूट टू प्लस में हाफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं ना, प्रैक्टिस करना। देखो क्या है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है उसमें, क्वेश्चन यही है सेम कि हमें नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा चेंज किया है उस क्वेश्चन में। बस उस क्वेश्चन में इतना सा चेंज है कि ये जो माइनस क्यू है ना, इस माइनस क्यू की वजह जगह हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू कर दिया। तो अब थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, घर पे प्रैक्टिस करना है ना क्वेश्चन को। देखो ये सारा चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब जब हमने चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू ले रखा था और प्लस क्यू ले रखा था, उसकी वजह से अब चेंज क्या आएगा, है ना। अब इसी क्यू पे हमें फोर्स निकालनी है नेट, तो इस बी की वजह से सी पे कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, यानी इसको बाहर की तरफ धकेलेगी, है ना। इस डी की वजह से इस सी पे कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, यानी इसको भी बाहर की तरफ धकेलेगी। इस ए की वजह से सी पे लगने वाली फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, इसको बाहर की तरफ धकेलेगी, यानी कि ये फोर्स सी पे लग रही है बी की वजह से, ये फोर्स लग रही है सी पे डी की वजह से, ये फोर्स लग रही है सी पे ए की वजह से। तो अब आप लोग देखो वैल्यूज को निकाल सकते हो, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल एज इट इज, इसका आंसर भी वही आएगा। एफ नेट कितना आएगा, टोटल एफ नेट निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस में 1/2, सेम वही आंसर आएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि देखो हम फर्क कब पड़ता, जब यहाँ पे माइनस क्यू और क्यू, जब हम पोटेंशियल वगैरह निकाल रहे होते हैं तो उस केस में फर्क पड़ता। क्यों, क्योंकि उस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों चीजें लेते हैं, यानी कि जो क्यू था वो प्लस क्यू लेते हैं, जो माइनस क्यू था वो माइनस क्यू लेते हैं, जब हम पोटेंशियल क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। लेकिन फोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं, है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ले रहे थे तो क्यू और माइनस क्यू की वजह से कुछ चेंज नहीं आ रहा था, बस इतना फर्क आ रहा था कि पहले माइनस क्यू और प्लस क्यू था तो कैसी फोर्स लग रही थी, अट्रैक्टिव फोर्स, अब कैसी फोर्स लग रही है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो आप लोग अब भी ऐसे ही कर सकते हो कि एफ सी पी और एफ सी डी, इन दोनों का नेट क्या है, एफ सी है ना, एफ सी ए। तो एफ सी ए पे कितनी फोर्स लग रही थी, ये ए रूट टू था, तो वही सेम निकल के आएगा क्या, एफ बाई में 2। जब आप लोग पुट करोगे के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू का स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में पुट किया था, तो एफ सी ए की वजह से कितनी फोर्स आएगी, एफ बाई 2, और एफ सी डी और सी बी की वजह से, यानी कि एफ सी डी और सी बी, यानी कि बी डी, है ना नेट, इसकी वजह से कितनी आएगी, हम निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे। क्या क्या फोर्स आ रही थी हमारी, एफ रूट 2, क्यों, क्योंकि हमने रूट एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कोस 90 किया, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2f स्क्वायर
ये एफ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो यानी कि एफ रूट टू, तो ये एफ रूट टू और इसका एफ बाई टू दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैंने जस्ट हिंट में बताया है, एकदम फॉर्मेट के रूप में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। आज ये जो हमारा लेक्चर है काफी लेंथी होने वाला है लेकिन यूजफुल भी बहुत होने वाला है ना, क्योंकि हम सभी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आज कर लेंगे प्रैक्टिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स placed such that the net force is equal to its weight। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस सच दैट द नेट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, कि दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कितनी डिस्टेंस पे रखें कि उनकी जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाए, हमारी उनके वेट के इक्वल आ जाए। अब आप लोग मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उस पे वेट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे वेट कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखो दोनों की वैल्यू आप लोग लर्न कर लीजिएगा, है ना, इनकी वैल्यू लर्न कर लेना, के की वैल्यू लर्न कर लेना। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतना आपको लर्न हुआ। अब वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी। देखो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, जी एज्यूम कर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31। क्वेश्चन में गिवन है कि जी आप लोग क्या एज्यूम करना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको वैल्यू गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन आप वही पुट करोगे, तो 10 पुट कर दिया, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻30 आ गया क्या वेट। इतना समझ आया आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसके बाद हम एफ का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। एफ का फॉर्मूला क्या होगा, आप मुझे बताओ। यहाँ पे एफ अट्रैक्टिव लगेगी या रिपल्सिव लगेगी, देखना सोच के बोलना। चार्ज कैसे गिवन है हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें, यानी कि एफ रिपल्सिव फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एफ रिपल्सिव क्या आएगी, के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगी, हमारी m इंटू जी के इक्वल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि नेट फोर्स हमारी किसके इक्वल आए, वेट के इक्वल। तो नेट फोर्स को हमने किसके इक्वल कर दिया, वेट, यानी m इंटू जी के इक्वल। वैल्यू को पुट कर दो, 9.9 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू। Q1 यानी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में। R हमें फाइंड करना है इक्वल टू में m इंटू जी की वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10⁻30। आप लोग जब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू को सोल्व करोगे, r स्क्वायर को, ये r स्क्वायर उधर चला जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻30 को आप लोग सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आंसर आपका 25.3 आएगा। कितना आएगा, 25.3, यानी कि r की वैल्यू अप्रोक्स निकालोगे आप लोग तो 5 मीटर आएगी।
कितनी आएगी आपकी वैल्यू 5 मीटर। देखो कैलकुलेशन है, जस्ट इस 9.1 इंटू 10⁻⁻30 को आप लोग डिवाइड में ले आओगे, वहाँ पे आर स्क्वायर चला जाएगा। टाइम कम है भी, टाइम का अभाव है ना, क्योंकि और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग कर लेना, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी √25.3 के अप्रोक्स, यानी कि आर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 5 मीटर के अप्रोक्स निकाल सकते हैं। तो ये आपकी न्यूमेरिकल हो गई। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर। देखो नोट करिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। अभी एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी पे 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और जो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। उनकी ट्रिक जो शॉर्टकट मेथड होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शॉर्टकट तरीके से अगर 1-2 नंबर में पूछ ले तो कैसे सोल्व करेंगे मैं ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 positive charged ions of equal charge is 3.7 into 10⁻⁻19 Newton -19 Newton with distance is equal to 5 angstrom. Find number of missing electrons. देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो आपको क्या गिवन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 पॉजिटिव चार्ज आयन ऑफ इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज के अमाउंट कितनी गिवन है आप लोगों को 3.7 इंटू 10⁻, इक्वल चार्ज की जो फोर्स है वो कितनी गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। हमें कितना चार्ज है वो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना। विद डिस्टेंस इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम, कितने डिस्टेंस गिवन है आपको टोटल 5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है ये हमें निकालना है। पहले क्या निकालेंगे Q1 Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसको, कि पहले तो हमें गिवन है क्या कि इक्वल चार्ज है। कैसे चार्जेस हमारे इक्वल चार्ज, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम चार्ज इज इक्वल टू Q। क्या एज्यूम कर लिया हमने, Q एज्यूम कर लिया। अब F का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। R की वैल्यू कितनी गिवन आपको 5 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10, एक पिको मीटर में 10⁻−12 पिको कूलम में, एक नैनोमीटर में 10⁻−9, माइक्रो कूलम में 10⁻−6, मिलीमीटर में 10⁻−3। ऐसे आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻10। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, F की जगह क्या पुट करोगे 3.7 इंटू 10⁻⁻19, यानी 3.7 इंटू 10⁻⁻19। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 हमारा इक्वल है, यानी कि Q स्क्वायर लिख सकते हैं इसको यहाँ पे अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू जब आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे, यानी कि Q स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको Q1 Q2 को, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हमारे इक्वल है। तो Q स्क्वायर जब आप लोग यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये आएगा कुछ 10.28 इंटू 10⁻⁻38, इसके समथिंग आएगा Q स्क्वायर। किसके समथिंग √10.28 इंटू 10⁻⁻38। देखना आप लोग सोल्व करोगे, अभी टाइम कम है, कैलकुलेटर से जल्दी से स्पीडली आप लोग सोल्व कर लेना। Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी √10.28 इंटू 10⁻⁻38। जब आप लोग स्क्वायर हटाओगे यहाँ से, इससे ये सॉरी ये रूट नहीं आएगा ना, रूट तो जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तब आएगा।
यानी कि क्यू स्केयर की क्या वैल्यू आएगी 10.28 इंटू 10⁻38। जब आप लोग स्केयर यहाँ से हटाओगे तब यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। अब आपको चार्ज मिल गया, कितना मिल गया क्यू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। जो हमारा सेकंड चार्ज है वो भी कितना होगा, इतना ही होगा 3.2 इंटू 10⁻19। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोनों चार्जेस कैसे हमारे इक्वल है। अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किसका यूज करेंगे हम मिसिंग इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू निकालने के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला है ना, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 1 पहले तो फिजिक्स। तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया था क्या कि Q इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस माइनस एन के इक्वल होता है ना। एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा Q बाई में E। Q क्या है हमारा 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, फोर्स की वैल्यू निकालिए, सॉरी फोर्स की वैल्यू पुट करके Q1 Q2 जो है हमारा इक्वल चार्जेस उनकी वैल्यू निकाली, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज कमिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम किस पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी पे। अब तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डाउट, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से जितना सिंपली हो सकता था उतना सिंपली करके मैंने आपको क्वेश्चन कराए सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी पे बेस्ड है। 2 चार्जेस है हमारे Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। 2 चार्जेस है Q1 और Q2, कितनी डिस्टेंस सेपरेटेड है d से, कहाँ पे प्लेस्ड है एयर में। फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे F, कितनी फोर्स लग रही है F। दूसरा केस है कि Q1 Q2 दो ही चार्ज है, Q1 Q2 सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है दोनों की d है, कहाँ पे प्लेस्ड है मीडियम में। फोर्स कितनी गिवन है F/4, कितनी गिवन है हमें फोर्स F/4। हमें निकालना क्या है ER ऑफ मीडियम, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है क्या कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या होता है फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम का रेशियो, यानी कि रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो होता है। तो तीनों इक्वल होते हैं ना एक दूसरे के। तो देखो F ऑफ A बाई F ऑफ M करेंगे हम, F ऑफ A बाई F ऑफ M, F ऑफ A ये हमारा किसके इक्वल आएगा ER के इक्वल आएगा, यानी कि F ऑफ A बाई ER हम ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके F ऑफ M कि F ऑफ A बाई F ऑफ M ER के इक्वल था दोनों, तो F ऑफ M को मैंने उधर भेज दिया, ER को मैंने इधर लिख दिया, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब F ऑफ A की क्या वैल्यू है F अपॉन में ER की ER, F ऑफ M की वैल्यू क्या है F/4 पुट कर दो, तो ER की वैल्यू क्या आई हमारी 4 आ गई, ER की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ से 4 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ER का मतलब क्या हुआ कि 4 इज इक्वल टू में F ऑफ A बाई F ऑफ M, या फिर 4 इज इक्वल टू में एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या F A इज इक्वल टू 4 टाइम्स F ऑफ M, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एप्सिलॉन। दोनों का मतलब क्या हुआ, देखो जब मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट बताया था आपको तभी मैंने बता दिया था कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम्स जो परमिटिविटी है एयर की, मतलब कितने टाइम्स एयर की परमिटिविटी
का टाइम्स, वो क्या बताता है हमें, रिलेटिव परमिटिविटी, कितने गुना ज्यादा है हमारी एयर की परमिटिविटी से मीडियम की परमिटिविटी। इज नंबर ऑफ टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज मोर देन टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ये हमें क्या बताता है, ई आर की वैल्यू क्या बताता है हमें, ई आर की वैल्यू। यहाँ पे ई आर की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि एयर की जो परमिटिविटी है उससे 4 टाइम्स ज्यादा है हमारी किसकी परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। या फिर इसका अपोजिट कर सकते हैं हम क्या, कि हमें पता है एफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एप्सिलॉन के। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि कितने टाइम्स एयर की फोर्स, एयर के अंदर फोर्स हमारी मीडियम के अंदर फोर्स से ज्यादा है। यहाँ से देखो, देख सकते हो रिलेशन, 4 टाइम्स जो मीडियम के अंदर फोर्स है उससे ज्यादा है किसके अंदर, एयर के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने जब लेक्चर पढ़ाया आपको तभी बताया था कि हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन की। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन हमें बताता है कि कितनी परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब कि अपने खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए। तो जब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो फोर्स भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो फोर्स भी चार्ज की कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किस वजह से हुई वो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वजह से, जबकि एयर के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आए कैसे रिलेट करना है इन दोनों चीजों को, आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अब हम जितने भी टॉपिक्स थे सब कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम इस कंसेप्ट के भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट किस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंटिन्यूअस चार्ज, डिस्क्रीट चार्जेस, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। तो अब हमारा देखो क्वेश्चन की जगह आप लोग कंसेप्ट लिखिए, क्या कंसेप्ट है हमारा, कि कंसेप्ट related 3 charges in equilibrium, 3 charges in equilibrium, कि जब हमारे तीनों चार्जेस कैसे हो, इक्विलिब्रियम में हो, तब उस केस में क्या होगा। देखो समझाती हूँ आप लोगों को। मान लो हमारे पास एक चार्ज हो प्लस क्यू, ये चार्ज भी हो प्लस क्यू, और सेंटर में रखा हुआ चार्ज भी हमारा कैसा हो, प्लस क्यू हो। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। देखो बिल्कुल होगा। कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये वाला केस हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। कैसे होगा कि जब इस प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू की तरफ जाने की कोशिश की तो इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को उधर की तरफ धकेलेगा, इस पे फोर्स लगाएगा तो इस प्लस क्यू को आगे की तरफ धकेलेगा। लेकिन अब ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू जब इस प्लस क्यू की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो दोनों के बीच में अगेन रिपल्शन होगा, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस वजह से ये दोनों चार्जेस और ये दोनों चार्जेस, मतलब ये वाला चार्ज जब इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो दोनों की रिपल्सिव फोर्स कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये चार्ज हमारा कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि जब हमारा चार्ज ये प्लस क्यू हो, ये प्लस क्यू हो, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ चार्ज कैसा हो हमारा, माइनस क्यू चार्ज हो, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा। अभी तो ये इक्विलिब्रियम में लग रहा है कि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ये लग रही है उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स ये लगा रहा है, लेकिन अगर मान लो हमने माइनस क्यू को स्लाइटली लेफ्ट की तरफ पुट कर दिया, प्लेस कर दिया, तो लेफ्ट वाला इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, किससे ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा। तो इस केस में कैसा इक्विलिब्रियम होगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम होगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगा। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, कि जब हमारा माइनस क्यू हो, ये भी हमारा माइनस क्यू हो, ये भी हमारा माइनस क्यू हो, तो अब देखो, अब इस माइनस क्यू पे कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी सेम है, तो इसकी वजह से इस पे कैसी फोर्स लगी, रिपल्सिव फोर्स, ऐसे आगे की तरफ। लेकिन ये वाला और ये वाला, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ऐसे दोनों की रिपल्सिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैसे इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम मिला हमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
जो हमारा लास्ट नेक्स्ट केस है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे हो -q, यहाँ पे हो -q, यहाँ पे हो +q। अभी तो ये आपको इक्विलिब्रियम में लग रहे हैं कि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में है उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में है, लेकिन जब इस +q को स्लाइटली मैं इधर रख दूं तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इन दोनों की रिपल्सिव हाँ देखो इन दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स से कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में भी ऐसे ही था है ना, जब हमने ये केस पढ़ा है यहाँ पे कि इन दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स अभी तो दोनों में इक्वल थी, लेकिन जब इसको हमने स्लाइटली लेफ्ट में रख दिया तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो रही थी। ऐसे ही यहाँ पे इनके अट्रैक्टिव फोर्स इसकी अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब कैसे इक्विलिब्रियम आया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम आया हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फिर देखो अब लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाला है, 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, इस कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाला है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 चार्जेस +q and +4q are placed a L distance apart. How will we place third charge such that the two charges are in equilibrium. क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि 2 चार्जेस +q and +4q are placed L distance apart. How will we place third charge such that 2 charges are in equilibrium? कि हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है, एक चार्ज है q, एक चार्ज है +4q। उन दोनों चार्जेस को हम कैसे रखें, उन दोनों चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को हम कैसे प्लेस करें, कैसे रखें कि जो हमारे दोनों चार्जेस वो कहाँ पे आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखो कैसे रखेंगे। मान लो यहाँ पे है हमारा सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे है +q, यहाँ पे है +4q। दोनों के सेपरेशन की डिस्टेंस कितने गिवन है हमें, L गिवन है। कितने गिवन है, L गिवन है। अब थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। प्लेस थर्ड चार्ज, एक लाइन लिख लेने यहाँ पे, अलोंग लाइन जॉइनिंग सच दैट द 2 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। कि ये जो लाइन जा रही है इनके सेंटर से पास होती हुई इस पूरी लाइन पे हम कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अलोंग लाइन जॉइनिंग बोला है। तो इस पूरी लाइन पे हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करें कि ये जो दोनों चार्जेस है हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाए। मान लो हमने चार्ज को प्लेस कर दिया यहाँ पे, इस वाले कॉर्नर पे Q3 मान लो इसको, या कैपिटल Q मान लो, है ना, कैपिटल Q मान लो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया आउटसाइड रीजन में, है ना। तो जब आप लोग यहाँ पे प्लेस करोगे, ये भी +q है, इस वाले +q की वजह से इस वाले +q पे रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ, इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज की तरफ पे भी रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ। तो दोनों फोर्स कैसी हो रही है, ऐड अप हो रही है, यानी कि हमारी F नेट 0 नहीं आएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। सेम हम जब इस साइड प्लेस करके देखते हैं Q को, तो इस वाले Q की वजह से इस वाले पे, क्योंकि पॉजिटिव है ना दोनों, तो रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ, इस वाले चार्ज की इस वाले चार्ज पे भी बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स। तो दोनों की दोनों फोर्स हमारी ऐड अप हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, F नेट 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तो चीज श्योर हो गई कि जब हमारे सेम पोलैरिटी के चार्ज आते हैं तब हमारे आउटसाइड रीजन के अंदर थर्ड चार्ज को नहीं रखा जाता। कहाँ पे रखा जाएगा, इन दोनों के कहीं बीच में रखा जाएगा, है ना। तो देखो अब सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से मैं इरेज कर सकती हूँ।
मान लो हमने कहीं यहाँ पे इस Q को प्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी हो गई, अब x मान ली, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, टोटल l थी, ये x है, तो ये कितनी होगी l माइनस एक्स, ये कितनी डिस्टेंस बची हमारी l माइनस एक्स। अब इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स और इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स कैसी है, हमारी इक्वल है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो इन दोनों की फोर्स लगने वाली है, यानी कि F ड्यू टू चार्ज Q कोमा Q इज इक्वल टू F ड्यू टू चार्ज Q कोमा 4Q। इन दोनों की और इन दोनों की फोर्स कैसी है, हमारी इक्वल है, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा ना। तो देखो इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स K, Q1 कितना हमारा Q, Q2 कितना है Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है x, यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स K, चार्ज Q1 कैसे है Q, Q2 प्लस 4Q अपॉन में डिस्टेंस l माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना समझ आया। इस के क्यू से हम इस के क्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस क्यू से इस क्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा l माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया। इतना समझ आया। आगे जब हम सोल्व करेंगे तो l माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू में 4, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा, l माइनस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऐसे ही आएगा। जब दो केस बनेंगे इसके, है ना, जब हमारा l माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 के इक्वल हो, एक हमारा l माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2 के इक्वल हो, दो केस बनेंगे। इसके इक्वल हुआ तो l माइनस एक्स इक्वल टू 2x, l इक्वल टू में ये x माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x, तो x की वैल्यू क्या आएगी l/3, x की वैल्यू क्या है हमारी l/3। इसको यहाँ से वैल्यू को सोल्व करेंगे तो -2x, तो l इक्वल टू में ये माइनस एक्स उधर जाके ऐड होगा, लेकिन फिर भी आंसर -x, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी -l। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -l आ गई, यानी कि इस वाले चार्ज के बियॉन्ड, l के बियॉन्ड माइनस में, यानी कि इधर की साइड आएगी। लेकिन क्या इधर की साइड स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा था, नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि दोनों की रिपल्सिव फोर्स ऐड हो रही थी, यानी कि ये केस तो हमारा वैलिड नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे यहाँ से l/3, x की वैल्यू क्या आई हमारी l/3। अब देखो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, x इक्वल टू में l/3। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो वो बताती हूँ मैं आपको। समझ में आया इतना कि दोनों चार्जेस थे हमारे पास, सेपरेशन की डिस्टेंस l थी, कहीं बीच में, बीच से यानी कि जो हमारा स्मॉल चार्ज है उसकी तरफ हमने q को प्लेस कर दिया। लाइन जॉइनिंग पे हम कहीं भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा। साइडों में क्यों नहीं किया, क्योंकि टोटल रिपल्सिव फोर्स हमारी एड अप होके स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं दे रही थी, नेट फोर्स 0 नहीं आ रही थी। तो हम इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स और इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स दोनों इक्वल होगी, इक्वेट कर दिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई l/3। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो चार चीजें नोट करना आप लोग। पहले तो शॉर्टकट मेथड बता देते हो, फिर दो चीजें और ऐड करना इसमें। देखो जब हमारे चार्ज प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, यानी कि प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो थर्ड चार्ज हमेशा कहाँ रखा जाएगा, थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस, इन बिटवीन द टू चार्जेस। कि जब हमारे प्लस प्लस चार्ज हो या फिर माइनस माइनस चार्ज हो, तो थर्ड चार्ज हमारा कहाँ रखा जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच में रखा जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, जब हमारा चार्ज प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, तब हमारा थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाएगा, थर्ड चार्ज बियॉन्ड
द टू चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के पीछे रखा जाएगा, या तो उधर साइड या फिर इधर साइड, ये दो चीज। थर्ड चीज क्या है कि जब हमारे साइन सेम हो, फॉर सेम साइन, तो जो हम x की वैल्यू निकालते हैं वो कैसे आएगी, रूट Q1 अपॉन में रूट Q1 प्लस में, अलग अलग लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे हम इसको, अलग अलग लिखेंगे, रूट Q1 प्लस में रूट Q2। ये कब लगता है हमारा फॉर्मूला, जब हमारे साइन जो है दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस था, तो इस वाले में ये फॉर्मूला लग सकता है। कैसे अप्लाई करेंगे अभी बताऊंगी मैं कि x की वैल्यू l/3 कैसे आई, इंटू में l भी होता है यहाँ पे, है ना। x इक्वल टू रूट Q1 बाई में रूट Q1 प्लस में रूट Q2 इंटू l। जब अपोजिट साइन हो तब फोर अपोजिट साइन होंगे तो x इक्वल टू रूट Q1 अपॉन में रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू l। कुछ नहीं होता, बस ये प्लस के साइन की जगह बीच में माइनस का साइन आ जाता है कि यदि यहाँ पे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगता है। अब ये चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना, इनको बॉक्स में बंद कर लेना लिख के। ये चारों फॉर्मूले हमारे कैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसके ठीक से बना लेना आप लोग बॉक्स। अब आप लोग ये जो वैल्यू आई है x इक्वल टू l/3, ये फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला कहाँ पे लिखूँ, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, है ना। x इक्वल टू l/3, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आएगी, कैसे आएगी, x इक्वल टू में रूट Q1 की वैल्यू कितनी है q अपॉन में रूट Q1 की वैल्यू क्या है आगे q प्लस में Q2 की वैल्यू क्या है 4q रूट q को कॉमन लेके आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, कैसे, इनटू में l भी तो आएगा ना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, है ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो x इक्वल टू में चार्ज है यहाँ पे, तो x इक्वल टू में रूट q अपॉन में, नीचे से रूट q कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस में रूट 4 इंटू में l। इस रूट q से इस रूट q को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस में रूट 4 इंटू में l, रूट 4 यानी 2, तो यानी कि x इक्वल टू में 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 इंटू में l, यानी कि वही आ गई x इक्वल टू में l/3 जो हमने इसको सोल्व करके निकाले थे। तो ये इसके कुछ 4-5 जो है रूल है, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला जो भी है, आप लोग ये नोट कर लेना। ये क्या था हमारा कंसेप्ट रिलेटेड थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो आज का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम है ये वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं। रिलेटिव परमिटिविटी उसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं। थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम में उसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वाला लेक्चर था। अब अपकमिंग लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कंटिन्यूस चार्ज जो होते हैं हमारे, डिसकंटिन्यूस चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। तो प्लीज़